अच्छे से हम लोग माइथोलॉजी रूट्स ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर नीतीश भारद्वाज और मिस्टर अतुल सत्य कौशिक जी, आप हमारे साथ मंच पर जुड़े हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं बिजॉन की मॉडल फाउंडर रंगा थिएटर भोपाल से कि हम सब की तरफ से आप नीतीश भारद्वाज सर का सैपलिंग के साथ और मोमेंटो के साथ हम सब की तरफ से एक वार्म वेलकम प्लीज़ अगर आप करें। आई रिक्वेस्ट माई वॉलंटियर टू प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नीतीश भारद्वाज ऑन स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट हैं, अनुराधा शंकर सिंह जी हैं और हमारे साथ चारी सर हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ सर प्लीज़ जॉइन अस ऑन द स्टेज। हम एक फॉर्मल बिगनिंग के साथ इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नीतीश भारद्वाज का जो यहाँ पर क्रेज़ है, आपने जो फिल्म के साथ और पटकथा लेखन के साथ जो काम अपना जारी रखा है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक ये क्रेज़ है कि हम अपने सेशन में थोड़ा सा डिले कर गए हैं। आई रिक्वेस्ट हमारे सेशन की मॉडरेटर और क्लब विट्राती की फाउंडर डॉक्टर सीमा रायजादा हमारे साथ जुड़ी हैं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सीमा रायजादा टू प्लीज़ वेलकम मिस्टर अतुल सत्य कौशिक जी ऑन आवर बिहाफ। एक सैपलिंग और मोमेंटो से डॉक्टर सीमा अतुल सत्य कौशिक जी का हम सब की तरफ से स्वागत करेंगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अतुल कौशिक जी सिर्फ नाटक नहीं रचते बल्कि थिएटर को भव्यता देने में भी माहिर हैं। बड़े बड़े सेट्स, भव्य वेशभूषा और बेहतरीन कास्ट, आपकी प्रस्तुतियाँ किसी स्पेक्टिकल से कम नहीं होती। एक बार हम तालियां बजाते हैं आपके लिए। भारत में आपने कमर्शियल थिएटर को एक नई पहचान दी है और आपके नाटकों को भारत रंग महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुत किया गया है और काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, जयपुर रंग महोत्सव और पार्लियामेंट हाउस ऑडिटोरियम तक आपने अपनी छाप छोड़ी है। आपको हम एक और बात बताना चाहेंगे कि अतुल सत्य कौशिक जी अकेले ऐसे नाटककार और निर्देशक हैं जो चार्टेड अकाउंटेंसी और लॉ दोनों में डिग्री रखते हैं। तो ये एक बार जोरदार तालियां हम बजाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सर आपने नाटक को चुना, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सीमा को ही एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि हम सब की तरफ से अनुराधा शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुराधा दीदी का हम सब की तरफ से आप प्लीज़ स्वागत करें सैपलिंग और सुविनियर के साथ। जोरदार तालियां हम बजाते हैं। अनुराधा शंकर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो कानून, अनुशासन और पुलिस प्रशासन की दुनिया से आते हुए भी कला और संस्कृति की गहरी समझ रखती हैं। संस्कृति, कला और समाज, इन तीनों को जोड़ने में आपने जो प्रयास किया है वो आपको सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी बनाता है। और आज हम सब के लिए बड़े ये सम्मान की बात है कि आप इस मंच का हिस्सा हैं और अपनी अंतर्दृष्टि और अपने अनुभवों को हम सबसे साझा करने जा रही हैं। बालेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हैं, रंगा थिएटर की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हम सब की तरफ से उनका स्वागत करें। एक बार हम जोरदार तालियां बजाते हैं। सैपलिंग और एक सुविनियर के साथ हम श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। प्रशासन और कानून के क्षेत्र में आप एक सशक्त नाम हैं, लेकिन साथ ही कला और संस्कृति के प्रति आपकी गहरी रुचि आपको और भी खास बनाती है। हरिनारायण चारी मिश्रा जी वर्तमान में भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व का एक खास पहलू यह है कि आप कला, संस्कृति और संवाद का निरंतर हिस्सा बने रहते हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी जुड़े हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं मुमताज़ खान सर हमारे साथ जुड़े हैं कि हम सब की तरफ से सर आप डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार हम बजाना चाहेंगे। सर डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी वाइल्ड लाइफ के साथ साथ, फॉरेस्ट्री के साथ साथ कला, संस्कृति और साहित्य में भी एक गहरी समझ रखते हैं और सेंटर स्टेज द टॉक शो के आज के सेगमेंट में आप एक बड़े सफ़र के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं लोकेश गुलियानी जी क्लब विट्राती से हमारे साथ हैं। चूँकि क्लब विट्राती हमारे कोलैबोरेटर हैं, तो डॉक्टर सीमा रायजादा जो हमारी मॉडरेटर हैं उनका आप हम सब की तरफ से स्वागत सत्कार करें। एक बार हम जोरदार तालियां बजाते हैं डॉक्टर सीमा रायजादा के लिए। साहित्य, शिक्षा और कला तीनों क्षेत्र में
आप एक साथ इन तीनों क्षेत्रों को लेकर चलने वाली हैं। अभी MLB कॉलेज में एज अ प्रोफेसर आप कार्यरत हैं और शेक्सपियर पर आपने काफ़ी गहरा काम किया है। आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, विमेन इन एजुकेशन लीडर्स अवार्ड्स, साहित्य साधना सम्मान और डॉक्टर विमला कपूरिया अवार्ड। इसी के साथ साथ साल 2012 में आपने क्लब लिटरेचर की शुरुआत करी, जो लगातार एजुकेशन और कल्चर के सेक्टर में काम करता आ रहा है और आज इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल में हमारे साथ जुड़ा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर बातचीत होगी माइथोलॉजी रूट्स ऑफ परफॉर्मेंस पर। इसके पहले हम किसी भी काम की शुरुआत करें, इसके पहले हम चलेंगे एक शुभ शुरुआत की तरफ एंड वील प्रोसीड फॉर द लाइटिंग ऑफ द लैम्प। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सभी स्पीकर से, हमारी मॉडरेटर से, हमारे गेस्ट से कि हम दीप प्रज्वलन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक शुभ शुरुआत की आप सब कामना करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्यारे दीपत्कार कानी कुण्डले मोतिहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वात दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी उजेड पडे तुळशी पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवता पाशी। बहुत शुक्रिया। इस शुभ शुरुआत के बाद अब हम चलते हैं अपने टॉक शो की तरफ, अपने सेशन की तरफ। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि इस सेशन में हम सभी स्पीकर से उनकी जर्नी के साथ साथ आपसे भी सवाल लेंगे। स्टार्टिंग सेशन के एंड में 10 मिनट्स हम ऑडियंस के लिए ये फ्लोर खोलेंगे, जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे सभी स्पीकर से। और चलिए अब चलते हैं सेशन की तरफ, जिसे मॉडरेट करेंगी डॉक्टर सीमा रायज़ादा मैम। थैंक्स मॉलश्री। और मेरे साथ पैनल में आप सभी का स्वागत है। आई नो इट्स अ लिटिल डिलेड सेशन और हम कोशिश करेंगे कि जितने सवालों का जवाब हम सभी पैनल से बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से ले लें। तो मैं बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए इसको जल्दी शुरुआत करूँगी। काफ़ी कुछ हमने नीतीश जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग हॉल, आई थिंक काफ़ी कुछ हम लोगों ने सुन लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि वो उसको रिपीट ना करूँ जितना मैंने सुना था, और ज़रूरी होगा तो बिल्कुल उस पर एलैबोरेशन चाहेंगे। एक स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने इसको थोड़ा सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, सो दैट वी डोंट लूज ट्रैक ऑफ सर्टेन थिंग्स। सो आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू। इसको हमने इनिशियली 6 सेक्शंस में बांटा था। फर्स्ट वील हैव यू टेल अस व्हाट we will try to understand what mythology is। और इसलिए ज़रूरी और हो गया है मेरे लिए इसको सुनना और हम लोगों को सुनना, क्योंकि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश जी को ये कहते सुना कि हम रामायण और महाभारत को मिथ नहीं मानते हैं। सो उस विषय में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेक्शन हमारा होगा, क्योंकि आप लोग सब विभिन्न फील्ड से आए हैं। हमारे बीच 2 फील्ड ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स। हमारे बीच एक एक्टर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, और एक IFS हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर। आप लोग सोच सकते हैं कितनी इनके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मिथोलॉजी को एक परफॉर्मेंस के तौर पर कैसा उन्होंने देखा है और उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। The third section would relate to the audience, जिसको हम थिएटर इकोसिस्टम कहते हैं,
कि इसमें स्टेज, एक्टर्स, ऑडियंस सबके बीच का जो एक समन्वयन होता है, एक सामंजस्य होता है, समीकरण होता है, उसको कैसे देखा जाता है, आप लोगों से जानना चाहेंगे। और जो एक चौथा हमने सोचा है, इसको देख लेंगे हम लोग कितना कवर कर सकते हैं, एक थिएटर रेडीनेस। और उस विषय में भी मैं सुन चुकी हूँ अभी नीतीश जी को कि ना केवल इंडिया में बट एमपी में स्पेसिफिकली हम लोग कितने थिएटर रेडी हैं, हमारी कितने एक थिएटर्स ऐसे तैयार हैं जिन पे मिथोलॉजी बेस्ड प्लेज हो सकते हैं। और एक दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात, अनुराधी जी से मेरी बात हो रही थी तो ये भी हुआ था कि हम दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ इतना रिच एक कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं। एंड लास्ट ऑफ कोर्स लिविंग फॉर द फ्यूचर टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइज बियॉन्ड, और हम लोग कैसे री इमेजिनिंग और उसको री इंटरप्रिटेशन के माध्यम से एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्रॉड स्ट्रक्चर दैट आई थॉट आई वुड शेयर विद यू सो दैट वी स्टिक टू सम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। नीतीश जी, पहला क्वेश्चन आपसे है। जब हम मिथोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक आता है कि बहुत बड़ा वास्ट स्पैन है, उसमें उसका स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होंगे जो हमने इमेजिन नहीं किए हैं। तो और दूसरे जो प्लेज होते हैं वो एक धरातल पे रहते हैं, कभी सोशल इश्यूज़ पे रहते हैं। पर जब हम मिथोलॉजी की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मिथोलॉजी बेस्ड प्लेस को किसी तरह का एडवांटेज है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मिथोलॉजी या मिथक किसको मान रही हैं? हाँ दीजिए। ये हमारी अनुराधा जी हैं जिनको हम 1999 से जानते हैं। हम आपको उससे पहले से जानते हैं। नमस्कार। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो मैम को अपना परिचय देने से मना कर दिया था या भूल गई थी या जनरली छोड़ दिया था। आमतौर पे मैंने कभी भी बालू के किसी प्रोग्राम में, और बालू के कारण आई हूँ, बालेंद्र के कारण, मैं कोई अधिकारी होकर तो आई नहीं हूँ, साहित्य की विद्यार्थी और थिएटर की प्रेमी के रूप में ही आई हूँ, है ना। तो मैं इसलिए साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैथोलॉजी बहुत ही क्लियर है कि मिथक जो होते हैं उसका एक संस्कृत शब्द उससे उसका कॉग्नेट है, वो है मिथ्या। मिथ्या मिथक यानी मिथ्या और मिथोस दोनों का ओरिजिन एक ही है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में, जिसको कि हम कहते हैं। तो मिथ्या और मिथक का ओरिजिन एक ही है। मिथस राशि से है, वो रूट से है, वो जिसका अर्थ है कि जो नहीं है, जो सत्य के उल्टा है वो मिथ्या है। तो वह सारी चीज़ें, और अब हम जब ओरिजिन के बारे में, नाटक के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे मिथ से, मिथकों से नाटक निकले हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो कहीं हो। जो पहला लिखित नाटक जो है, जो जिसको ड्रामा कहते हैं ग्रीक थिएटर में, वो या इवन हमारे नाट्यशास्त्र में, वो सभी कविता से निकला है। सभी, कोई भी नाटक गद्य से शुरू नहीं हुआ, कविता से शुरू, पद्य से शुरू हुआ है। और सबसे पुराना पद्य जो हमारे हाथ में अभी है वो लगभग 3500 साल पुराना है, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का हुरियन हिम सबसे पुराना। वो जो गीत है, जो नाच के गाने के लिए है, वो हुरियन हिम उसको बोलते हैं। वो उनकी देवी मून, चंद्रमा की जो देवी है, उस चंद्रमा की स्वामिनी देवी के प्रति लिखा गया है, इनाना के प्रति। तो वो कभी भी देवी और देवता के प्रति लिखा गया है। तो देवी और देवता के बारे में, चाहे वो ऋग्वैदिक देवी देवता हो, चाहे वो यूनानी देवी देवता हो, नॉर्स देवी देवता हो, वो मनुष्य के लिए, वो अपने आप को प्राप्त करने का या प्रकृति से अपने आप को जोड़ने का या एक ग्रेटर रियलिटी से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। और वह सत्य है या नहीं है, वो प्रमाणित होने की संभावना नहीं है। जिस व्यक्ति के जवाब के बारे में आप नीतीश जी के बोल रहे थे, मैं भी सुन रही थी, उन बेचारे
अपने प्रश्नों पर कम ध्यान देने वाले बच्चों ने इनसे पूछ लिया कि रामायण महाभारत उसी प्रकार मिथक नहीं है, मिथ नहीं है, जिस प्रकार इलियड और ओडिसी नहीं है। इलियड और ओडिसी भी ये सब हीरोइक एपिक्स हैं। ये जो कुछ हीरो इस प्रकार के हमारे जीवन में आए, जो देवत्व हम भारत में, चूंकि कोई ऐसा धर्म हमारे यहाँ एकांगी नहीं आया जिसने हमारे प्राचीन धर्म को समाप्त किया, ऐसा नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाने के कारण हमारे पास हीरोज़ की कंटिन्यूटी है, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हीरोज़ की कंटिन्यूटी खत्म हो गई, तो बस साहित्य के रूप में बच गया। इलियड और ओडिसी साहित्य के रूप में बच गया, लेकिन रामायण और महाभारत अनुभूत हो गया, इसलिए क्योंकि वो जो धारा चली वो धारा बंद नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। वी आर स्टिल देयर। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वी आर स्टिल देयर। तो इस चक्कर में ये जो हीरोज़ के जीवन को डिपिक्ट करते हुए किसी महाकवि ने उनके जीवन के बारे में महाकाव्य की रचना की, वह मिथक इसलिए नहीं है क्योंकि उसके कोर में सत्य है। दैट पर्सन एग्जिस्टेड, वेदर इट वॉज दशरथ नंदन राम, वेदर इट वॉज जनक नंदिनी सीता, इट वॉज दे एग्जिस्टेड जस्ट लाइक ओडिसियस एग्जिस्टेड, है ना, जस्ट लाइक प्रियम एग्जिस्टेड। अथीना एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अथीना का स्पर्श हम नहीं कर सकते, सरस्वती का स्पर्श हम नहीं कर सकते, मतलब अपने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेकिन वो दैट इज वो मिथक हो सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए मिथक बिल्कुल ही जो चीज़ पूरी तरह इंद्रियानुभूत नहीं है वही हो सकता है। लेकिन जो इस धरती पर चला है ना, जिसके बारे में हमको लगभग प्रमाण है कि वो सब रहे हैं, रिटन रिकॉर्ड जी कहीं से है किसी तरह। रिटन है। एक और चीज़ है, मेरी माँ हिस्टोरियन थी और हमेशा कहती थी कि रिटन रिकॉर्ड्स की बात करना बहुत बड़ा अहंकार है उस मानव जाति के लिए जिसने लिखना बहुत बाद में शुरू किया। ओरल ट्रेडिशंस, जी हाँ। तो जो इंटैंजिबल हेरिटेज है हमारा, उसके ऊपर हमको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। और वो इंटैंजिबल हेरिटेज में तो होमर ने ना जाने कब से लिखा था और बाद में जाके लिखा गया। अब रामायण जिस दिन लिखी गई या धम्मपद जिस दिन लिखा गया, उसी दिन बुद्ध नहीं हो गए ना, बुद्ध तो उससे बहुत पहले हो गए, बाद में धम्मपद लिखा गया। वाल्मीकि ने रामायण बहुत बाद में लिखा, लेकिन रामायण की तो जो ट्रूबडोर्स लोग होंगे वो कब से गा रहे होंगे उसको। तो यही मेरा निवेदन था। इसमें मैं केवल एक दो चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जो अभी अनुराधा जी ने कहा ना कि काव्य से शुरुआत हुई, तो रामायण और महाभारत भी आर्ष महाकाव्य हैं, ये हम ना भूलें। ये भी मूल रूप से काव्य हैं और वो किसी भी वर्जन का हो, है ना। बहुत सारे वर्जन्स हैं रामायण के भी और महाभारत के भी, क्योंकि महाभारत भी महर्षि वेदव्यास ने जो काव्य के रूप में धारा प्रवाह जो चलता रहा और गणपति जी ने उसको लिखा, और उसके बाद में उन्होंने अपने वैशंपायन और जैमिनी जो दो मुख्य उनके स्नातक थे या शिष्य थे उनको वो सुनाई, और वो भी कवि थे, कवि मन के थे। तो वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने भी, अब कवि मन ऐसा होता है जब वो कुछ बोलना शुरू करता है, क्योंकि लिखा नहीं गया, वो भी बोल रहे थे, तो प्रज्ञा इतनी अधिक थी कि उसमें चार काव्यों में चार जो क्या कहें छंद और जुड़ गए, तो है ना। तो इसलिए फिर बाद में जाकर भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, उन्होंने संकलित आवृत्ति, उस पर 35-40 वर्ष तक शोध अनुसंधान करके उसकी आवृत्ति बनाई कि ये प्रच्छिन्न भाग है और ये मूल भाग होने की संभावना है, लेकिन ये मूल रूप से दोनों काव्य हैं, ये हम ना भूले। और इसीलिए जैसे रामायण महाभारत चाणक्य की कथा, ये सारा जैसे अनुराधा जी ने कहा जो लोग चले हैं इस धरती पर, तो वो इतिहास हो गया। भले वो होमर का इलियाड हो या कई सारे ऐसे वहाँ के जो ग्रेको रोमन नाट्य हैं, लेकिन जैसे पंचतंत्र है, अब पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी है, खरगोश की कहानी है, क्योंकि मानव जाति को अपने बच्चों को कोई ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना है ना। तो ये अपनी प्रज्ञा से जो निर्माण की गई कथाएं हैं, ये मिथक हो सकती हैं, है ना, ये मिथक है, लेकिन रामायण महाभारत मिथक नहीं है। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा इसके आगे से, रामायण महाभारत के विषय में मिथक ये शब्द का इसका प्रयोग ना हो, और आर्ष महाकाव्य और इतिहास और ऐतिहासिक धरोहर, ऐसे इनका संबोधन होना चाहिए। अतुल जी, आप
मैं बता दूं हमारे ऑडियंस को, अतुल जी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े हैं और वो सीए भी हैं और उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली हुई है. सो जब इतने एक बहुत ही इस तरह की ट्रेनिंग से आप जुड़े हुए हैं कि बहुत ही एक ड्राइव सा सब्जेक्ट कह लूँ मैं कि इकोनॉमिक्स है और अंकों से आप जुड़े रहे, तो आपने ये शिफ्ट कैसे देखा? और उसमें भी आपने अडेप्टेशंस बहुत किए हैं, प्लेस दूसरे लिखे हैं, और ये आपका जो आई थिंक 2 प्लेस आपके मिथोलॉजी जिनको मान सकते हैं, वो आपका एक आई थिंक द्रौपदी पे आपने जो इस तरह के एपिक्स पे लिखे हैं, जो 4-5 एपिक्स या आई करेक्टेड नो इट इज या दैट कैन एपिक्स कंडीशनिंग हाँ नहीं, कभी भी इनको मिथोलॉजिकल नहीं कहा गया, इनको एपिक कहा गया हमेशा. हमेशा एपिक कहा गया. जी जी. सो जो हमारे जो एपिक्स पे आपने बात की है कि द्रौपदी पे आपने लिखा और आपने यहाँ चक्रव्यूह आपने किए, सो आपका ये शिफ्ट कोई खास वजह से रहा कि आपका एक मन था कि मैं कोई एक बड़े स्केल पे एपिक स्केल पे कोई बात करूं? तो ये आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत लंबा प्रश्न है आपका, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब संक्षेप में दूं. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए. ये एक फेस्टिवल का धर्म होता है कि नाटक देखकर ताली ना बजाई जाए, संवाद हो, बातचीत हो. हम लोग बॉम्बे से आए हैं, हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं. जॉन एलिया का एक शेर मुझे याद आता है. वो कहते हैं, एक ही हादसा तो है और वो ये, दुनिया भर में एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात ना कही गई, बात ना सुनी गई. अगर बात कह दी जाती, बात सुन ली जाती तो कोई हादसा ना होता, झगड़े ना होते. तो इसके लिए बिजॉन जी और पूरी टीम जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तालियां बजा दीजिए कि आपने ये संवाद साधा. जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैंने ये सही है कि मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ा, मैंने पूरी सीए करी. इनफैक्ट जब मैं सीए की पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रहा था, मैं हर 3 महीने भोपाल आया करता था, क्योंकि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का ऑडिट होता था. अब तो बैंक ही मर्ज हो गया, तो उसका जोन भोपाल पड़ता था, तो हम हर क्वार्टर में भोपाल आया करते थे. तब मुझे यहाँ की गलियाँ याद थीं, अब तो गलियाँ ही बदल गई हैं जब मैं 15 साल बाद आया हूँ. तो सीए भी पूरा मन से जिम्मेदारी से किया, लॉ भी पूरा मन से किया और पूरा विश्वास से किया. लेकिन मेरा ऐसा मानना है दैट एजुकेशन शुड लिबरेट यू टू डू व्हाट यू वांट टू डू. एजुकेशन शुड नॉट कन्फाइन यू टू एन ऑफिस जहाँ आपका जाने का मन ही नहीं करता. मेरी एजुकेशन ने मुझे लिबरेट किया कि मैं उस पढ़ाई को नाटक में कैसे इस्तेमाल करूँ, कैसे मैं एक माइंड ऑफ इकोनॉमिक्स, माइंड ऑफ लॉ, माइंड ऑफ मार्केटिंग को इस्तेमाल करके नाटक को एक स्तर तक लेकर जाऊँ. तो वो भी कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी कॉन्शियस फैसला है. ये बात लेकिन सच है कि मैंने ग्रेजुएट होने के बाद सीए करने से पहले बहुत कोशिश की थी थिएटर की फॉर्मल एजुकेशन लेने की. मैं एनएसडी भी गया था, मैं एफटीआई भी गया था, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर चंडीगढ़ भी गया था, और सब जगह किसी न किसी तरीके से बात मुझ तक पहुंचाई गई थी कि आप नाटक या थिएटर नहीं सीख सकते हैं. मैंने अपने मन में फैसला किया कि आप ये तय कर सकते हैं कि आप मुझे सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं. मैं सीख सकता हूं कि नहीं सीख सकता, ये आप तय नहीं कर सकते. तो गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने 2006 से 2010 के बीच जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, मैंने 4 साल में दिल्ली में घटित होने वाला हर नाटक देखा. मैंने 450 नाटक देखे 4 साल में, और मैं नाटक देखने से पहले उस नाटक को पढ़कर जाता था, क्योंकि हम एकलव्य बनकर शिक्षा ले रहे थे. तो नाटक पढ़कर जाता था कि जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल निर्देशक उसको कैसे दिखाने वाला है. तो ये तो बात हुई नाटक की और पढ़ाई के सामंजस्य की. मैंने जो पढ़ा सीए में, मैं आज भी उसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ. लॉ में पढ़ा उसका भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से करता हूँ. जहाँ तक बात है जो भारत का ऐतिहासिक काव्य है, जो महाकाव्य है, उस पर नाटक बनाने की, तो उसमें मुझे गुप्त जी की एक कविता है, साकेत महाकाव्य है, वो भी आपने अगर पढ़ा है, वरना पढ़ डालिए. उसके पहले पन्ने पर मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं 2 पंक्तियां. वो क्या लिखते हैं? राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है. राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जावे सहज संभाव्य है. कि राम की कहानी कहने में कवि होने की आवश्यकता नहीं है, वो वृत्त ही इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसको कहकर हम लोग नाटककार बन जाते हैं. मुझे हमेशा रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, चाणक्य नीति में बहुत कुछ ऐसा मिलता रहा है बार बार पढ़ने के बाद कि जिसको मैं मंच पर उतारता रहा हूँ, उतारने का प्रयास करता रहा हूँ. उसमें पहला जो
लैंडमार्क पड़ाव था, प्रोडक्शन था, वो नीतीश जी के साथ चक्रव्यूह ही था, जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश के थिएटर को एक टेम्पलेट दिया कि इस तरह से नाटक भी किए जाते हैं। उसके बाद हमने रावण की रामायण भी किया, द्रौपदी भी किया, लेजेंड ऑफ राम भी किया, प्रेम रामायण कर रहे हैं, बहुत से नाटक हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा उसमें उद्देश्य यही रहता है, जो आज के नाटक में आप देखेंगे कि जो घटित हुआ सिर्फ वहाँ पर हम बात नहीं छोड़ देते हैं, उसके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या उसके पीछे संदेश देने का प्रयास रहा होगा। और यही वजह है कि उसी रामायण पर, जो आज से 2500 या जितने भी वर्ष का अनुमान लगाया जाए, 3000 3500, उस रामायण पर एक तो निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा, जिसमें वो राम हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की शक्ति पूजा है। उसी रामायण पे एक साकेत लिखा जाता है, उसी रामायण पे भगवान से लिखते हैं अपने अपने राम, जो कि एक सस्पेंस नॉवल बन जाता है। उसी रामायण पे अभ्युदय लिखी जाती है कोहली जी के द्वारा। उसी रामायण पे इतने बड़े बड़े उपन्यास, कविताएं लिखी गई हैं। रामायण फिर भी आज भी पढ़ी जा रही है और नए नए संदेश, सेम विद महाभारत। तो वही हम प्रयास करते हैं कि कोई नई बात अगर समझ आ गई तो उसको नाटक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। यही हमारी कोशिश है और वही आज शाम को आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मैं मच। एक चीज़ इससे संबंधित एक प्रश्न मेरा और है। चक्रव्यूह आपने 2014 में पहली बार स्टेज किया था और हम करीब 10 वर्ष हो गए। इस बीच उसमें आपको लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए? उसकी शुरुआत में ही उसमें बहुत सुधार हुआ। जब हम इस नाटक से पहले से एक छोटा प्रिमिटिव वर्जन था जिसको हम कहते थे अर्जुन का बेटा, वो नाटक हम लोग कर रहे थे, 50-60 दर्शक आ रहे थे, पर हम उस नाटक को एक अगले स्तर पर लेकर जाना चाहते थे। तो हमने विचार किया कि इस नाटक में कृष्ण को अपनी बात कहनी पड़ेगी, जो हम संदेश देना चाह रहे हैं वो कृष्ण के माध्यम से दिया जाए। और उस समय कृष्ण के, आज भी कृष्ण का नाम आप सोचते हैं, आंखें बंद करते हैं तो एक ही चेहरा मन में आता है, तो वही हमारे मन में भी आया, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। तो हमने साहब को मैसेज किया, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, तो हमने फेसबुक मैसेज किया कि सर हम ऐसे ऐसे, दिल्ली का एक एमेचर ग्रुप है, हम नाटक करना चाहते हैं। सर का कुछ 5-6 महीने बाद मैसेज आया, वो क्योंकि वो फेसबुक का मैसेज तो कहीं और चला जाता है अनरेड वगैरह में। सर ने बोला आप दिल्ली आके मिलिए हमसे। हम मिले, सर ने पूरी कहानी इत्मीनान से सुनी, नाटक पढ़ा, समझा। 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा अर्जुन का बेटा नाम का बदल के चक्रव्यूह कर दीजिए। चक्रव्यूह बड़ा शब्द है, ग्लोबल शब्द है। अर्जुन का बेटा बहुत पर्सनल हो जाता है, किसी एक व्यक्ति, चक्रव्यूह सबका हो जाता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इस बारे में, वरना नाटक की आज की बातें मैं नहीं खोलना चाहता। दूसरा, सर ने सुझाव दिया कि अतुल स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन इस पे और काम किया जाए, क्योंकि जो सर ने कृष्ण को पढ़ा और जिया है उतनी मेरी आयु भी उस समय नहीं थी। तो हम दोनों ने फिर चर्चाएं की, सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छी बातें बताई, उनको हमने कवित्व में ढाला। तब जाकर ये नाटक चक्रव्यूह जुलाई या अगस्त 2014 में लखनऊ में लॉन्च हुआ। और मैं एक और बात बता दूं आपको, जो भोपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो पहला शो हुआ था उसमें नीतीश जी के कॉस्ट्यूम के अलावा बाकी सब जो कॉस्ट्यूम थे, युधिष्ठिर, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, वो यहाँ बैठे हैं मुमताज़ खान साहब, इनके हाथ के बनाए हुए हैं, इनके हाथ के सिले हुए हैं, डिज़ाइन करके इन्होंने पूरा कोरियर एक कंसाइनमेंट दिल्ली भेजा था। तो उस कॉस्ट्यूम से हमने 15-20 शो करे। उसके बाद हर 2-3 साल में नाटक के सेट में, कॉस्ट्यूम में, कंटेंट में बदलाव आता रहता है। और यही नाटक का मज़ा भी है कि आप आज के नाटक को कल सुधार सकते हैं, जो शायद आप फिल्म में नहीं कर सकते। तो 11 साल में चक्रव्यूह बहुत बदला है और आगे और बदलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न अब अनुराधा जी और चारी साहब से है कि आप लोग यू कम फ्रॉम एक बहुत, इसको हार्श रियलिटी कहते हैं, क्राइम और ग्राइम से जूझते रहते हैं। आपको जब ये सिचुएशंस देखने सुनने को मिलती हैं थिएटर के माध्यम से, तो आपका एक बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? आपको किस तरह से, वो क्या नज़रिया आपका होता है इसको देखने और अप्रिशिएट करने का? जी, सबसे पहले मैं इस पे आने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो आपने इसके पहले जो चर्चा की थी, तो मैं सोचता था कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन का खास तौर पे मानव का जो अस्तित्व सबसे पहले जो मिला, वो इथियोपिया में 3.8 मिलियन ईयर्स पहले मिला, इतने साल मिला।
और हम लोग जो लिखने की जो शुरुआत कर रहे हैं, खास तौर पे लिखने की शुरुआत लगभग हम आधुनिक जो रचनाएं हैं और जिनका मानते हैं 5000 साल के आसपास की इस तरह के कुछ हैं, और बाकी वो भी श्रुति और स्मृति के रूप में ज़्यादा होती रही अन्य स्रोतों में। तो ये मिथक की जो बात थी, खास तौर पे कई चीज़ों की जब हम व्याख्या नहीं कर पाते या हमको लगता है कि हम वैज्ञानिक ढंग से उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको मिथ्या की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास खास तौर पे आपने जो पूछा, तो कई ऐसी परंपरा है हमारे पास, बड़ी समृद्ध परंपरा है। हम कई चीज़ों को जब देखते हैं, जैसे आप जैसे दूरदर्शन पे सबसे पहले आए, तो दूरदर्शन की अगर हम बात करें, जब हम पहले बात करते थे कि अगर कोई बात हवा से कोई बात सुनाई देगी, तो ये मिथक लगता था कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई हवा से कोई आवाज़ निकल के आएगी, कोई स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये बात हमें मिथक लगती थी। लेकिन जैसे ही हमें जब लगा कि नहीं, जब खोज हुई और फिर धीरे धीरे हमने जब किया, तो देश में जो पहली जो इस तरह की खोज हुई रेडियो को, हमने उसका नाम आकाशवाणी ही दिया कि आकाशवाणी भी कोई चीज़ हो सकती है, दूरदर्शन भी कोई चीज़ हो सकती है। तो कई बार ऐसे चीज़ जिसकी हम वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा जितना विज्ञान का ज्ञान है उसके दायरे में हम अपने ज्ञान को या उन घटनाओं को नहीं समेट पाते हैं, तब हम लगता है कि उसको हम मिथक की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन जिससे ही हमारे ज्ञान की सीमा में जब उसको वैज्ञानिक ढंग से हम चीज़ों को व्याख्या कर पाते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, रियलिटी है, वो चीज़ें हैं। जहाँ तक आपका अपराधों को देखने की बात है, तो ये सारे जितने भी महाकाव्य हैं, वो कहीं ना कहीं न सिर्फ अपराध बल्कि हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था को एक रूप देते हैं। एक अपराध भी उसमें से है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक आचरण है, जो एक दूसरे के प्रति लोगों के बीच में जो आपस में संबंध है, इवन कला है, कला की भी बात है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जो भी अपराध भी है, वो अपराध भी आप देखेंगे, अगर इवन पुलिस की भी आप देखेंगे, पुलिस का स्वरूप देखेंगे आप, दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे, दुनिया में पुलिस का स्वरूप आपको अलग अलग दिखेगा। इवन अगर भारत में आप देखेंगे, आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस और केरल के पुलिस में बहुत मूलभूत अंतर दिखेगा, क्योंकि वहाँ के सामाजिक संरचना में अंतर है। आप गुजरात और बिहार के पुलिस में देखेंगे, उसके रिएक्शन में, उसके रिस्पॉन्स में, उसके कर्तव्य में कई चीज़ों के दिखते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य दोनों का एक ही है। लेकिन जो सामाजिक संरचना है, तो सिर्फ अपराध को हम एक अलग नहीं देख सकते, एक अलग इकाई के रूप में नहीं देख सकते। एक बहुत बड़े घटक की वो एक उसका एक स्वरूप है, जिसमें हाल के दिनों में देखेंगे तो उस पर तकनीक का भी असर पड़ा है, तकनीक से भी उसका स्वरूप बदला है। तो खास तौर पे हम देखते हैं। और जहाँ तक संरचना की बात है, सामाजिक संरचना और बाकी चीज़ें, तो जितने महाकाव्यों की बात हो रही है या बाकी भी जो हमारे पास दूसरे जो काव्य हैं, उनसे धीरे धीरे उस समय की जो हमारी जो भी एक देश की जो समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम देखते हैं, और उन पात्रों में जो हमें प्रेरणास्पद लगते हैं उसको जीवन में हम उतारते भी हैं। शायद इसीलिए है कि आज हम शाम को अगर मंचन चक्रव्यूह देखेंगे, तो वो घटनाएं कहीं ना कहीं हमें आंदोलित करती हैं कि उन घटनाओं से हम अपने आसपास के परिवेश को कैसे व्याख्या कर पाते हैं, और उस स्वरूप में जिसको हम महाकाव्य मानते हैं, अगर उससे अपने को हम जोड़ पाते हैं, तो शायद हम अपने को उन घटनाओं से निपटने में ज़्यादा जस्टिफाई कर पाते हैं, जो हम अगर डिफिन लेते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए इन महाकाव्यों का स्वरूप न सिर्फ एक खास समाज को संरचना, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भूमिका निभाती है। जी धन्यवाद आचार्य साहब। मुझे याद आता है नीतीश जी भी इनको लाइफ लेसन्स कहते हैं, आई गेस, आई थिंक आई रेड समय। और जी आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे नीतीश जी? नहीं, महाभारत को तो विशेष करके जीवन का दर्पण माना ही गया है, क्योंकि जब सीरियल आ रहा था तब से लेकर आज तक प्रत्येक घर में ये चर्चाएं होती थी, अरे ये देखो वो अपना मामा है ना, वो ऐसा ही है, वो अपना वो है ना, वो ऐसा है। तो वो जीवन, ऐसा कोई पात्र महाभारत में नहीं है जो आपको जीवन में ना दिखाई दे, और इसीलिए ये एक ऐसा मिश्रण बनाया है कथानक में, जो आज भी, जैसा अतुल जी ने कहा, कि हमको प्रेरणा देता रहता है, क्योंकि इसमें समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से मनुष्य कैसे उभरे, बाहर कैसे निकले इस चक्रव्यूह से, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चक्रव्यूह में है कि नहीं। तो अब जब हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ कुछ नवीन हम लोग लिखते रहते हैं, तो अभी मेरे दिमाग में एक कोई चीज़ आई है, उसको मैं अतुल जी से डिस्कस करूंगा, शाम तक प्रयास करेंगे।
शाम तक प्रयास करेंगे। ये Innovation. चिंतन मंथन समुद्र मंथन की तरह निरंतर चलता रहता है और वो एक कलाकार का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है समाज को देना। और विशेष करके जब हम महाभारत के साथ डील कर रहे हैं, है ना, तो वो लोगों को देना कर्तव्य दायित्व बनता है और एक तरह से जीवंत कला है ना। मैं यदि मैकेनिकली कोई चीज करने लगूंगा तो मैं मृत हो जाऊंगा, तो एक जीवंत रहने का एक प्रतीक भी है। जी अनुराधा जी, थोड़ा सा जो चारी साहब ने कहा, आप लोगों के करियर में बहुत टफ सिचुएशंस आती होंगी जो आपको डिसीजन मेकिंग जब करना है, और ऐसा कुछ कभी आपके समक्ष आया, बिकॉज यू आर ए वोरेशियस रीडर, आप बहुत पढ़ती हैं, कि कुछ ऐसा आपको लगा कि हाँ इससे यू आर रिचार्ज नाउ, दिस कैरेक्टर और दिस एपिसोड और दिस पर्टिकुलर epic or tale has kind of refueled your decision and taking you in the right direction? तो कोई गाइडेंस कभी कहीं मिली हो आपको? मुझे लगता है कि वैसे तो मैं हरी की बात में हाँ मिला रही हूँ। इन्होंने जो कहा बिल्कुल कि वो एक पूरा का पूरा समग्र दर्पण है जीवन का। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से लोग कहते थे कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें क्या नहीं करना है उसके बारे में बहुत कुछ है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से शायद मिथिला के होने के कारण एक मेरा बायस भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से सीता जनक नंदिनी से बहुत प्रेरित हूँ और मैं मानती हूँ कि उनके जैसा बहुत ही स्वतंत्र व्यक्तित्व बहुत आदर्श है। मतलब लोग उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत रोती धोती सोचते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं ऐसी थी, क्योंकि देश निकाला मिलने के बाद जब उनके पिता उनको गए कहने के लिए कि तुम अब ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, तुम गर्भवती हो तो तुम चलो मिथिला चलो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपने तो मेरे दान कर दिया, तब नहीं सोचा था, मैं नहीं जाऊंगी और मैं रहूंगी। और वो जंगल में रहीं। और सबसे मज़ेदार बात यह कि चूँकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, आपको मालूम है कि उनकी शादी का बहुत विलम्ब हो गया था, तो बहुत पढ़ी लिखी थी, क्योंकि शादी नहीं हो रही थी, पढ़ाई लिखाई बहुत कर रही थी, और इस मारे भी विलम्ब हो गया था क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी थी, उनके लायक लड़का मिलना मुश्किल था, और शक्तिशाली भी थी, एक हाथ से धनुष उठा के दूसरे हाथ से झाड़ू लगा दे रही थी, जिस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते थे लोग। तो वो इस तरह की बहुत समग्र व्यक्तित्व थी। तो वहाँ पर उन्होंने वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि हाँ बैठी बैठी तुम क्या करोगी बिना मतलब के, कि अभी भी किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को यह सोचते हुए कि हमको बच्चा होने वाला है बैठ के बिसूरते नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने काम किया, और क्या काम किया, उन्होंने वहाँ पाठशाला चलाई और अपने दोनों बच्चों के साथ एक ही विद्यार्थी उन्होंने लिया, और वह अत्रि ऋषि की बेटी आत्रेयी थी। तो आत्रेयी और लवकुश, इन तीन की वो शिक्षिका थीं, उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया। तो अभी आप जानते हैं कि वो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए, कि उन्होंने जाके पूरी रामायण की कथा अपने पिता के सामने बाँची और फिर उनके घोड़े को भी रोक लिया। तो इस प्रकार से ऐसी वो बहुत ही समग्र व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। और इसलिए मुझे मेरे महाकाव्यों में से मुझे जो सबसे अधिक प्रेरित क्या करती हैं, मुझे तो लगता है जैसे कि उनसे संवाद हमारा चलता रहता है। और वैसे हमारे मिथिला में सबका ही चलता रहता है। जब लड़की को विदा करते हैं तो लोग कहते हैं कि जानकी मत हो जाना, मतलब वापस आना, ऐसा। तो मतलब वो हमारे उसमें आत्मसात हैं, तो वही हैं हमारे लिए। महाकाव्यों में सबसे मेरे लिए श्रेष्ठ और शीर्ष और प्रेरक सीता है जी। थैंक यू। रामगोपाल सोनी जी, आप प्रकृति के बहुत ही करीब रहे हैं। आपने जंगलों में काम किया है, और ये मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं सोनी जी ने, वो एक डिस्कवरी भी की थी इन्होंने। मोगली के जो जंगल बुक है उसका एरिया आइडेंटिफाई किया था आपने, पेंच टाइगर्स में। तो उसमें मोगली जी तो किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, बायोडाइवर्सिटी में बहुत काम किया है। तो आप जब प्रकृति के इतने करीब हैं, और मनुष्य और प्रकृति का एक हमेशा से चाहे वो मिथोलॉजी हो, चाहे हमारे एपिक्स हों, या हमारे अभी भी आदिवासी या ट्राइबल एरिया हों, उनमें आपस में दोनों चीज़ें रहती हैं। एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वनों से संबंधित है, ये वनवास हर बार क्यों हर कहानी में आ जाता है? वनों में ऐसा क्या है कि सबको वन भेज दिया जाता है? यदि आप बता पाए। रामपथ वन गमन भी लिखा है। देखिए, मैंने एक किताब लिखी है, राम वन गमन पथ पुनरावलोकन,
क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ थी, कुछ भी बता रहे हैं लोग, लौकिक चीज़ों का भी महत्व है। तो मैं जब दंडकारण्य में पोस्टिंग थी मेरी एज ए DFO वेस्ट बस्तर, जहाँ आज नक्सलाइट एरिया है 95-98 में, जहाँ जाने में लोग 10 साल से नहीं जा रहे थे, और मुझे खुशी हुई कि मुझे वहाँ पोस्टिंग हो रही। तो दंडकारण्य सुन करके, चूँकि मैं रामायण शुरू से पढ़ता था बचपन से ही, तो मैंने कहा कि भगवान राम के आने के बाद दंडक बन पुनीत हुआ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। तो मुझे स्टाफ ने बताया कि हमारी बाउंड्री के बाहर ही एक थोड़ी दूर पे ही पर्णशाला है, जो वास्तविक पंचवटी है गोदावरी के किनारे, क्योंकि भगवान दंडकारण्य में रहे थे, नासिक में नहीं हुआ था सीता का अपहरण। ये आपको बता दूं, शोध के आधार बता रहा हूँ, बहुत प्रूफ है मेरे पास। तो मैंने तब मुझे इच्छा हुई कि मैं राम वनगमन पथ पूरा शोध करूं। अब कितने लोगों को मालूम है कि महारानी सीता जी जो महालक्ष्मी का अवतार थी, वाल्मीकि आश्रम में किस जगह रही? किसी को मालूम है? वाल्मीकि आश्रम आदि कवि हैं, चित्रकूट से केवल 20 किलोमीटर दूर है। वो स्पष्ट तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। कितने लोगों को जानते हैं? 16 वर्ष रही सीता जी वहाँ पर। और वाल्मीकि, भगवान राम ने केवल वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया, बाकी अन्य लोगों को वैसे, लेकिन दंड और साष्टांग, क्योंकि वो जानते थे वाल्मीकि क्या है। तो वाल्मीकि से राम ने कुछ नहीं लिया, लेकिन वाल्मीकि जी ने उनके पुत्रों को ऐसी विद्या दिया कि पूरी अयोध्या की सेना को पराजित कर दिया। तब अपने दम पे वो जाके कुश वहाँ के राजा बने। तो एक तो ये लिखा मैंने राम वनगमन पथ, बहुत सारी चीज़ मिथ है। मिथ मतलब लोग गलत समझते हैं, जैसे कि वास्तविकता यथार्थ में अंतर है। जैसे नासिक सही नहीं है। हनुमान जी का भगवान से मिलन होता है पंपा नदी के किनारे, पंपा सरोवर के किनारे नहीं, जो कि सबरीमाला के नीचे है। मैं वहाँ जाकर के वन अधिकारी के होने के नाते मैं गया था वहाँ, और मैं हमेशा कहता हूँ वन अधिकारी के अलावा कौन वन मार्ग ढूंढ सकता है? वो जो भगवान का प्रेमी भी हो और शास्त्र का अध्ययन भी किया हो। और जो लोग मिथक या मैथोलॉजी को मिथक कहते हैं, मैं आपको बताऊं वाल्मीकि रामायण में ज्योग्राफी का इतना बारीक विश्लेषण है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि सीता के अपहरण के बाद भगवान राम आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि क्रोंच पर्वत पड़ता है, और क्रोंच पर्वत में अयोमुखी नाम की राशि का भी नाक कान काटा जाता है। अकेले सूर्पनखा का नहीं, उसका भी काटते हैं, मिल जाती रास्ते में। तो गोदावरी भद्राचलम के पहले पर्णशाला है, वहाँ से थोड़ी दूर जाने पे खम्बम जिला पड़ता है। तो वो क्रोच वन लिखा हुआ है। अब मुझे ये हुआ क्रोच वन क्या है, किसको माने क्रोच वन? क्रोच माने चिड़िया, चिड़िया जैसे वन अभी भी दिखता है नक्शे में। तो इसमें मुझे शिव पुराण में पता लगा कि जब कार्तिकेय नाराज होकर के शिव जी से श्रीशैलम चले गए, तो वो क्रोच वन है, और वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहीं पर, और उसी को क्रॉस करके भगवान जाते हैं। और फिर पंपा, तो पंपा नदी है वहाँ भगवान, और उसके नदी के उत्तर में जो पर्वत है, मैं वहाँ जाके पूछा उनसे, केरल वालों से, अभी भी संस्कृत बोलते हैं वहाँ। बोले उस पहाड़ को कहते हैं बाली केरामलाई, जहाँ बाली नहीं जा सकता। 1 योजन दूरी तक बाली जा नहीं सकता था, सब मैच फिक्स था, क्योंकि सुग्रीव को बाहर जाना, सुग्रीव से लड़ाई होना, और फिर एक ऐसा बताना है जहाँ पे बाली नहीं जा सके, जिससे वो बच सके, क्योंकि बाली तो पूरे ब्रह्मांड जा सकता था। तो वो ऋषिमुख पर्वत है उस नदी, पंपा नदी के उस पार। अब आप देखिए किष्किंधा कहाँ थी, तो साहब तुलसीदास जी ने लिख दिया कि 1 योजन दूर थी, क्योंकि 1 योजन दूर फेंका था बाली ने दुंदुभी दैत्य को मार करके, और खूना खून हो गया तो उन्होंने श्राप दे दिया, यहाँ आओगे तो नष्ट हो जाओगे। तो उसके डर के मारे नहीं आता था बाली। तो ये किष्किंधा राजापालयम जगह पे है तमिलनाडु में, और केरल में ये है। तो ये इस तरह से ये किया। फिर दूसरी किताब मैंने अयोध्या लिखी। अयोध्या मतलब, अयोध्या का नाम है पर मानव की प्रथम जन्मस्थली। ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कल्प के प्रथम मनवंतर में, यानी जब सतयुग शुरू हुआ तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा से सृष्टि पैदा होती है, और उनकी भी राजधानी अयोध्या थी। आज हम 7वें मनवंतर में हैं, वैवस्वत मनवंतर में। जब आप सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं तो पूरा बताते हैं क्रोनोलॉजी कितने समय की सृष्टि है। मतलब जम्बू द्वीपे भारत खंडे वैवस्वत मनवंतरे। तो अयोध्या में मैंने
आपका सूर्यवंश, चंद्रवंश। अब चंद्रवंश की राजधानी झूसी के पास थी, प्रतिष्ठानपुर, जहाँ पे यदु, ययाति ये सब ये थे सबसे पहले राजा चंद्रवंशी के पुरुरवा जो पहले राजा थे। तो ये इस तरह से देखने के बाद बनों से हमने रिलेट किया और पाया कि जो ज्योग्राफी दी वाल्मीकि जी ने बहुत जबरदस्त दी हुई है, इवन बॉटनिकल स्तर से भी है उसमें मैंने जी जी। थैंक तो आपकी ये किताबें आई एम श्योर बहुत यू नो इट्स अ ह्यूज आई मीन आउटकम ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं नीतीश जी अब आपसे पूछती हूँ, हम सब ने सुना है दैट आइकॉनिक वो जो शब्द आते थे, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, वो हरीश भिमानी जी के शब्द ऐसे होते थे शुरू, और हमको मालूम है हम सब कैसे टीवी के पास चले जाते थे। सो वहाँ से जो महाभारत की आपकी टीवी में जो महाभारत आती थी, और कितने साल हो गए होंगे उसको? 30 महाभारत शुरू हुई 2 अक्टूबर 88 को, 88 और मई 1988 को, अभी 2000 ही आता है वाणी पर, 1988 शुरू हुई और 1990 में खत्म हुई। सो तो खत्म होकर 34 वर्ष हो गए, और अभी भी वो सब दृश्य, वो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं। तो मुझे हमेशा ही, जब भी, जैसे आपने भी बोला कि जब भी अगर कृष्ण भगवान की हमें सोचना होता है तो आपकी छवि सामने आती है, तो मुझे लगता है आपको कुछ भगवान वाली फीलिंग भी आती होगी जब अब बस मुकुट पहन के घूमना ही बाकी है। तो ये है कि आपका हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम दोज टाइम्स टू नाउ इन चक्रव्यूह? एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। उत्क्रांति जो मनुष्य की हुई है वो फिजिकल जेनेटिक हुई है, लेकिन इमोशनल एवोल्यूशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस, जिसके लिए अध्यात्म बहुत काम आता है। तो मैंने ये पहले भी कहा है, लेकिन इसको दोहराने में मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है काम करने से मनुष्य इवॉल्व हो जाता है, नहीं होता। केवल काम करने से नहीं होता, क्योंकि जीवन ये जो पाठशाला है ना, ये जीवन, ये पाठशाला आपको ऐसी परिस्थितियों में से गुजरने के लिए विवश कर देती है जहां आप सोचने लगते हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो काम तो किया, उसके लिए जो आवश्यक था वो बचपन से मिला। इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा माँ भगवती का और स्वयं भगवान कृष्ण का, कि उन्होंने उन्हीं की राशि में, उन्हीं के जन्म नक्षत्र में मुझे जन्म दिया, और ऐसे घर में, ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया जहाँ पर वेदांत, अद्वैत वेदांत की शिक्षा मुझे मिली। भगवत गीता, वेद, उपनिषद और शिक्षावल्ली, और जो चाहे आप कह लीजिए, आदि शंकराचार्य जी के सारे स्तोत्र, इन्हीं के ऊपर मेरा पालन पोषण हुआ, जिसके कारण। और मराठी भाषा, देखिए लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी नहीं आई तो मैंने क्या कर लिया। हाँ, मातृभाषा में यदि आप शिक्षा प्राप्त करें, ग्रहण करें, तो जो द्वार आपके लिए खुल जाते हैं उसका मैं जीवंत उदाहरण हूं। मराठी भाषी हूं, मराठी माध्यम के स्कूल में गया, मराठी साहित्य पढ़ा। 10वीं कक्षा में अंग्रेजी के पेपर में, लिखित पेपर में 90 आउट ऑफ 100 मिला, लेकिन कॉलेज में जब भर्ती हुआ तो मुंह नहीं खुलता था अंग्रेजी बात करने के लिए। और वही जाकर, यही बंदा वहाँ लंदन में जाकर अंग्रेजी थिएटर भी किया मैंने। तो देखिए, मातृभाषा के माध्यम से आप साहित्य पढ़ना शुरू करते हो। मराठी मातृभाषा होने के कारण देवनागरी का साहित्य मैंने पढ़ा। जैसे अभी साहब कह रहे थे, इतने सारे वो मुझे प्रमाण जो आप दे रहे थे, मुझे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की पुस्तक वयम रक्षामः याद आ गई। वयम रक्षामः भी ऐसे ही उन्होंने सारे प्रमाण दिए हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ कुछ, बल्कि आपने जो है वो जाकर फील्ड में जाकर कॉन्सेप्ट्स को ढूंढा है। तो ये सारा साहित्य जो पढ़ा हुआ था, जिसके कारण मैं काम कर सका।
ठीक है, जिसका श्रेय मैं बी आर चोपड़ा और राही मासूम रजा जी के संवादों को भी देता हूं। हाँ, लेकिन जीवन आपको जिन परिस्थितियों में डालता है, विपदाओं में से गुजारता है, वहां पर जब आप अध्यात्म का सहारा लेकर सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपका रियल, जिसको मैं कहूंगा एवोल्यूशन होता है। हाँ, और मुझे मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, बहुत सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में हैं, जिनको मैंने अध्यात्म के बोध से जब जानने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि मैं धीरे धीरे कृष्ण मुझे निष्काम भाव की ओर ले जा रहे हैं। मुझे अब किसी चीज से अंतर नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म करता हूं निष्काम कर्म योग के माध्यम से। इसलिए आज यहीं बैठा हूं, ये दोनों मेरे साक्षी हैं कई सारी चीजों के, लेकिन मैं निष्काम हूं, मेरे मन में कोई उथल पुथल नहीं है। ये निष्काम भाव आने के लिए ही आपकी आत्मा शकुनी भी चुनती है, दुर्योधन भी चुनती है, कृष्ण भी चुनती है। इसलिए साहित्य अवश्य पढ़िए, लेकिन उसमें से जो बोध होता है जीवन की कठिन विपदाओं में और ऐसी परिस्थितियों में, वहां से सीख लेकर यदि आप आगे चलेंगे तो मैं कहूंगा सही मायने में आपकी आध्यात्मिक प्रगति या उत्क्रांति हो गई। जी जी, बहुत बेहतर कहा आपने। और हम में से जो लोग भी जितने भी स्ट्रगल से आई थिंक गुजरते हैं, उनका गुजरना ही पड़ता है, व्यू पॉइंट, मंथन नहीं होगा तो अमृत नहीं निकलेगा। जी जी, वो एक आई थिंक व्यू पॉइंट भी बदलता है, हलाहल को पीना पड़ेगा। जी जी। सो थैंक्स फॉर गिविंग दैट इनसाइट। हम आते हैं अब ऑडियंस, हमारे पास टाइम अभी करीब 20 मिनट का है, हम जल्दी से कुछ नहीं चीजें है, मुझे साउंड टेस्ट करना है। 15 मिनट्स, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, हम जल्दी से एक बस ऑडियंस। जी, आपको बहुत बहुत बधाई सोनी जी। हम ऑडियंस की बात करते हैं, क्योंकि एक जो मैंने कहा था, एक थिएटर इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, और एक्टर, ऑडियंस और स्टेज, बस ये एक छोटा सा एक राउंड हो जाए, फिर सवालों के लिए खोल देंगे। सो आप लोगों को कभी ऐसा लगा, अतुल जी आपसे पूछ रही हूँ पहले, कि ऑडियंस, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप चक्रव्यूह के 125 से ज़्यादा 130 से ज़्यादा शोज हो चुके हैं, और इस डायमेंशन के प्ले को ले जाना जगह जगह आपके लिए बहुत बड़ा एक मुझे लगता है एक एक्सरसाइज होती होगी, जिसमें आपको हर तरह का स्टेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर तरह की ऑडियंस, रूरल हो चाहे अर्बन, ऑर्गेनाइजर्स हर तरह के चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा। मैं स्पेशली दर्शक के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, क्योंकि होता है कभी कभी, क्योंकि जितने दर्शक आते हैं उनका एक सोशियो कल्चरल एक अलग सोच होती है, एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। उनके मन में से कुछ ने वो काव्य पढ़ा होगा, बाकी सिर्फ देखने, एक दृश्य देखने के लिए भी आते हैं, एक स्पेक्टिकल देखने के लिए आते हैं इस तरह के प्लेस को। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि आप लोगों को कुछ बदलना पड़ा, अपने कहीं कुछ मॉडिफाई करना पड़ा उनको दर्शकों को देख के? अब आप सारे राज खुलवाएंगे शाम के तो कैसे चलेगा? ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब ये निरंतर प्रक्रिया है। कभी कभी जैसे एक धृतराष्ट्र के लिए कुछ पहले लिखा गया था, और ऑडियंस को एक पर्टिकुलर शो में देखते हुए अतुल को ये लगा कि ये जो लिखा है ये सही नहीं है। उसको फिर हमने तात्पर्य वही रखा, क्योंकि धृतराष्ट्र शब्द बदले, धृतराष्ट्र का जो चरित्र है उसको रखते हुए शब्दों का फेर फार किया, उसको बदला गया। ये होता है, होता है। I think if I can request Q&A, because then I have to do my mic test and get ready. Yeah, right. तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले आप पूछ लीजिए। Yes. Can we give the mic to him? नमस्कार।
नीतीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आजकल मैं रश्मि रथी पढ़ रहा हूँ, तो कृष्ण और एकलव्य ऐसे कैरेक्टर हैं जो महाभारत में आपको भी हमेशा बोलते होंगे, मुझे भी याद करते हैं, मुझे भी बहुत इम्प्रेस करते हैं। तो जब आप कृष्ण और करण और हाँ, रश्मि रथी कह रहे हैं। रश्मि, तो करण को जब महाभारत में वो दृश्य आपके सामने आया कि करण का रथ फंसा हुआ है और अर्जुन वहाँ धनुष लिए मना कर रहा है कि मैं कैसे मारूं, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि किन परिस्थितियों में करण रहा होगा। तो आपकी अंतरात्मा ने भी कुछ उस समय आवाज़ लगाई थी कि जब आप कृष्ण बन के अर्जुन को कह रहे थे कि इसको मार। बस ये छोटा सा प्रश्न, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना मुझे तब देखिए, जब मैं महाभारत कर रहा था तो अंधायुग, रश्मि रथी, इन सबको हटा के काम करना पड़ा, क्योंकि ये उपन्यास हैं, है ना, ये महाभारत पर आधारित उपन्यास और बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सुंदर काव्य हैं। रश्मि रथी भी काव्य है कि नहीं? तो इनको हटा के जो कोर वो है, क्योंकि यदि आप रथ का पहिया फंसा हुआ ये सोचेंगे तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि द्यूत क्रीड़ा में कर्ण ने ही कहा था कि वेश्या हो, महाभारत में, ओरिजिनल महाभारत में, और मैं संकलित आवृत्ति भंडारकर की कोट कर रहा हूं, है ना, जिन्होंने 35 वर्षों तक शोध अनुसंधान किया। फिर उसी ने कहा था कर्ण ने कि मेरे मित्र की जंघा पर बैठ जाओ। तो ऐसी देखिए, ये सब कर्म का खेल है। जीवन कृष्ण से यदि कुछ मैं सीखा हूं, जैसा मैंने अभी पहले कहा, निष्काम कर्म योग सीखा हूं। ये सब कर्म का खेल है, कर्म की गति है। तो कर्ण को भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तो इन काव्यों को दूर रख के ही वो संभव है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि रश्मि रथी एक खास दृष्टिकोण से लिखी गई है, एक खास पात्र के लिए लिखी गई है। आप उससे महाभारत के टेक्स्ट को और कृष्ण की स्थिति को जज नहीं कर सकते। अगर आप वेदव्यास की महाभारत पढ़ेंगे, वहाँ कर्ण बहुत अलग दिखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमको ये दिखाया पढ़ाया गया है कि जब युद्ध की घोषणा हुई और भीष्म ने कहा कि जब तक मैं रथ पर हूँ कर्ण युद्ध नहीं करेंगे, हमने उसको बहुत अलग तरह से समझ लिया, समझा दिया गया। वेदव्यास ये कहते हैं कि भीष्म का इतना सा मत था, वो इसलिए युद्ध नहीं करेगा क्योंकि जब वो मेरे सामने युद्ध करता है, वो युद्ध पर ध्यान ना देकर मुझसे प्रतिस्पर्धा करता है कि भीष्म का ध्यान कहाँ है, वो किसको मार रहे हैं, उससे पहले मैं उसको मार दूं। तो ये मुझे भी डिस्टर्ब करता है, इसलिए जब तक मैं खड़ा हूं ये युद्ध नहीं करेगा। ये उनकी वजह थी, उसकी हमने और बहुत वजह बना दी। तो हम अगर वेदव्यास की महाभारत पढ़ेंगे तो आपको रश्मि रथी एक अलग दिशा में जाती दिखाई देगी। देखिए, उपन्यास हमेशा उदात्तीकरण होता है, क्योंकि वो क्या कहें, एक उपन्यासकार को ये सहूलियत है, क्योंकि आज़ादी है, सहूलियत है, तो वो उदात्तीकरण हो जाता है। मृत्युंजय में भी कर्ण का उदात्तीकरण हुआ है कि नहीं? तो उसको हम प्रमाणित नहीं मानेंगे जहाँ तक मूल महाभारत का संबंध है। जी, कश्यपावस्तार आसितत्रय ऋषेय प्रवरान्वित कश्यप सगोत्रः आपस्तंभ सूत्रः तैत्रीय शाखाध्यायी शिवम शर्मा भो अभिवादय। अस्तु। मैं उज्जैन से हूँ। यहाँ पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के हम लोग छात्र हैं, तो क्लास बंक करके आए थे आज, तो आप ही का नाट्य देखने भदभदा रोड से जो आगे वहाँ जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि व्यक्तिगत जीवन में निष्काम कर्मयोग आवश्यक है, परंतु एक अभिनेता के रूप में कई बार आपको स्थितप्रज्ञता की ज़रूरत मंच पर भी पड़ती होगी। तो उसके लिए आप क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाते हैं कि जिससे आप उसको कर पाएँ? और इसके लिए मैं भोपाल में शो करता हूँ। और सर एक चीज़, ताकि स्थितप्रज्ञता का अनुभव करूं, जहां सर्वाधिक विचारों का आंदोलन आ सकता है वहीं जाकर शो करो और स्थितप्रज्ञ बनकर शो करो। और सर एक दैट विल बी माय ऑनेस्ट कन्फेशन एंड दायित्व टू माय ऑडियंस। एक मैसेज था सर, वेटरन मराठी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ 90+ ईयर्स ओल्ड, सुमन धर्माधिकारी जी। तो वो मेरी आतिया जी हैं, तो शी इज़ फ्रॉम उज्जैन, तो उनकी तरफ से भी आपको अभिनंदन था। मैंने उन्हें मॉर्निंग में ही बताया कि आप आने वाले हैं। और सर यही है कि मतलब मलयालम नहीं आती थी,
पर सर अभी ही कॉलेज फेस्ट में पारवनंगल थेदुम भी गाया, तो आप ही से प्रेरित हैं सर। मलयालम में मैंने भी गाना गाया, मैंने देवांगनंगल कयुलिन्य तारकम। सर अगर आपकी आज्ञा हो, आपके लिए सिर्फ एक लाइन, एक लाइन सर। अच्छा एक लाइन। पार्वणंगल थेदुम वनचंद्रकांतिल सोमम पोल पगरु निन्रागोन्मादम गम रे मा पानी धानी मा पनी सा नि सनी सानी धम पा मनी सनी सरे म पा नि सरे म पा नि सरे म पा। ये देवी गाना है, दूसरा गाना है। बहुत धन्यवाद। सुमन जी को मेरा प्रणाम कहिए। कोई और सवाल है अगर हमारे बीच? Good evening, sir. Sir, my question was, how can a young actor differentiate between theater acting and camera acting? क्लास करो, मैं क्लास करता हूं वो संस्कार भारती के लिए, फेसिंग द कैमरा। मैं बोलूंगा भोपाल में करने के लिए, संस्कार भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, तो मैंने ये पिछले 6 वर्षों से ये क्लास मैंने ही उसको किया है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल मैंने भी झेला है, लेकिन वो थोड़ा आसान मेरे लिए इसलिए हो गया कि प्रोसीनियम थिएटर मराठी में जो सीखा था और किया था, वहाँ से पृथ्वी थिएटर में आ गए, जो कि सेमी एल्फी थिएटर था, बहुत छोटा सा एक क्लोज ग्रुप का थिएटर था, वहाँ से सिनेमा में चले गए। पर ये जो प्रवास है वो प्रोसीनियम से सीधे सिनेमा या कोई भी कैमरा फेस करना, ये इसमें कठिनाई आती है। इसके लिए मैं कहूँगा भोपाल में मैं क्लास लूँगा जो निःशुल्क होती है, क्योंकि ये मेरी थिएटर के एक्टर्स के लिए सेवा है, उसमें अवश्य पधारिए। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी, कल हमारा जो सेशन होगा सर, वो थिएटर टू सिनेमा क्रॉसिंग द डिवाइड इसी विषय पर है, तो प्लीज़ आप जुड़िएगा कल हमारे साथ इस सेशन में। और मकरंद कर रहे हैं क्या? जी सर। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे से बेहतर एक्टर आपको मिल गया। नहीं सर, पर आपके इनसाइट्स भी उतने ही पावरफुल रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच, इतनी अच्छा एक आपने चेष्टा की। और अगर हमारे पास सवाल हो, आई गेस हम इसे सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सीमा मैम फॉर मॉडरेटिंग दिस, सोनी सर, अनुराधा मैम, चारी सर, भारद्वाज सर एंड कौशिक सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम अपने सभी साथियों को बताना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियां हम बजाते हैं इस प्यारे से सेशन के लिए। We would like to thank Madhya Pradesh Culture Department, Madhya Pradesh Tourism, Department of Women Child Development, Madhya Pradesh for supporting this event. This event is being powered by JK Cement. Our education partner is the Scindia School. Our university partner is Rabindranath Tagore University, Bhopal. We're thankful to our radio partner 93.5 Red FM, Bajate Raho. We're thankful to our online media partner Mumbai Theatre Guide. We're also thankful to our restaurant partner Flavors and to our ticket partner Book My Show. We're thankful to LIC Madhya Kshetra Bhopal and to our center stage collaborator Club Literati.